फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले स्टडी करी जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे पहली चीज, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, जिसकी एबिलिटी है फ्लो करने की। जिसमें हम सबसे पहली चीज कंसिडर करते हैं गैसेस। गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। फिर उसके बाद आते हैं लिक्विड्स, ठीक है। इन दोनों को हम फ्लूइड मान के अब हम सारी स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहली चीज डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है मास डेंसिटी, जो कि है मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये आप लोगों को पहले से पता होगा डेंसिटी क्या होती है, बस इसमें फ्लूइड वर्ड आ गया है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी, जो कि होता है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास की जगह वेट आ गया, इसलिए हमने ग्रेविटी से डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक वेट। फिर आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि होती है रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी या फिर इनवर्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। फिर उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम्स जो है, ये गैसेस के केसेस में यूजफुल होती है। फिर उसके बाद आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि होती है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्योंकि दोनों ही वेट वेट है, तो हम लोगों को पता है कि इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस होती है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये आपको याद रखना है। अब विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी हमें जानना बहुत जरूरी है। विस्कोसिटी क्या होती है फ्लूइड्स में? रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट इन केस ऑफ फ्लूइड्स। देखो, फ्लूइड जो होगा ना, हमारे पास फ्लूइड, सपोज ये एक फ्लूइड है, जब ये फ्लो करेगा, ठीक है, जब ये फ्लो करेगा तो ये फ्लूइड जो होगा इस तरीके से, देखो यहाँ से ये सपोज ये चल रहा है, ये इसका स्टार्टिंग का फेज है, तो ये लेयर, नीचे वाली लेयर चल रही है, इसके ऊपर एक और लेयर चल रही है, फिर एक और, इस तरीके से लेयर्स है ना। ये लेयर एक दूसरे के ऊपर जब चल के जाती हैं तो उसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस आती है। वो जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है विस्कोसिटी। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी कम विस्कोसिटी होगी। मतलब विस्कोसिटी है वो रेजिस्टेंस जो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर, फ्लूइड की अपनी ही एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से आ रही है, उसके ऊपर चल के जाने से जो अगर रेजिस्टेंस आ रही है, अगर कोई ऐसा फ्लूइड होगा जिसमें विस्कोसिटी बहुत कम होगी तो वो बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा। मतलब उस वो आपस में लेयर्स जो होंगी ना, वो एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस नहीं आ रही होगी उसकी, जिसकी वजह से वो फ्लो बहुत इजीली कर लेगा। जैसे आप हनी देखते हो, हनी एक हो गया, हनी हो गया, और एक वाटर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको देखें, दोनों फ्लूइड्स को देखें, हनी जो है अगर हम उसको कहीं पे फेंक दें सपोज, और वो इस तरीके से फ्लो करके कहीं जाना हो, उसको स्लांटिंग भी होगा तो भी वो फ्लो करने में बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि उसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस जो होगी वो इम्पोज कर रही होंगी। और जो वाटर होगा, वाटर एकदम से आप रखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसका ये थोड़े सा उसको एक मतलब स्लांटिंग सा दिखेगा, थोड़ा सा एक स्लोप सी दिखेगी ना, कहीं पे भी जिस डायरेक्शन में थोड़ी सी स्लोप होगी वो उसी डायरेक्शन में 2 मिनट में अपने आप अपना भाव बना लेगा, ठीक है। अब जो फ्लूइड्स हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो ओबे करता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो हम दो लेयर्स लेके चलते हैं, कोई फ्लूइड है, सपोज वाटर है, ठीक है, वो चल के जा रहा है, वाटर ट्रैवल कर रहा है, और इसमें जो दो लेयर्स है वाटर की, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से जा रही है। अब इनका जो लेयर्स है, ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर है, ठीक है, इनके बीच में सपोज थोड़ा सा वेलोसिटी का डिफरेंस है, ये वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रही है, ये u प्लस du से ट्रैवल कर रही है। मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? du का डिफरेंस आ गया, ठीक है। इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया du, और ये इनके बीच में गैप जो है, सपोज ये दोनों जो है लेयर्स, इनके बीच में dy का गैप है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस वाला गैप, ठीक है। अब ये जो लेयर्स है इनके बीच में कुछ शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगी, जिसको हम टाउ से डिनोट करेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी शेयर स्ट्रेन के। शेयर स्ट्रेन क्या है? du अपॉन dy। मतलब जो वेलोसिटी का डिफरेंस है और जो इनके बीच में गैप है, उसका जो है रेशियो हो जाएगी शेयर स्ट्रेन, जिसके प्रोपोर्शनल होगी शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है इसका आप देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन की तरह है बिल्कुल, ये जो ग्राफ है।
तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब होगा ही स्ट्रेट लाइन, तरह क्या मतलब ये शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन हो गया। और ये जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक म्यू आएगा, म्यू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ शेयर स्ट्रेन की जगह एंगुलर डिफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, वो भी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, मतलब इसको भी हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पे ये डी यू अपॉन डी वाई की जगह डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब कि एंगुलर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या चेंज आ रहा है एंगुलर चेंज, उसी को हम बोलेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये दोनों ही न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, इसमें सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड में एयर आ गया, वाटर आ गया, मर्क्यूरी आ गया, ग्लिसरीन हो सकता है, केरोसिन, गैसोलिन, लाइट ऑयल्स, अल्कोहल, डीजल, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग फ्लूइड सारे के सारे, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे जितने भी इंजीनियरिंग फ्लूइड्स होंगे ना, इन सबको हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स मान के चलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब वो ही हो गए वो सिंपली जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए टाउ इज इक्वल्स टू के टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई की पावर में एन होगा। अब यहाँ पे अगर हम ये वाले n जो है इसकी पावर को हम ओपन करें और उसकी जगह n माइनस वन प्लस वन करके करेंगे, फिर उसके बाद डी यू अपॉन डी वाई हमने सेपरेट कर दिया, और डी वाई बाय डी यू अपॉन डी वाई की पावर में n माइनस वन के साथ जो k है ये जो है हमने सेपरेट कर दिया हुआ है। और ये जो पोर्शन है ना, इसे बोलती है एपरेंट विस्कोसिटी। एपरेंट विस्कोसिटी कैसे आती है, ड्यू टू एडिशन ऑफ कोलोइडल सब्सटेंस इन द लिक्विड। कोलोइडल सब्सटेंस जो बिल्कुल छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो वाले सब्सटेंस के एडिशन से आती है एपरेंट विस्कोसिटी। जो फ्लूइड्स है, नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड्स है, इनको क्लासिफाई करा जाता है तीन डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें आएगी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, या फिर हम टाइम डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है, या फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट वाले होंगे उसको हम टाइम थिकनिंग बोल सकते हैं, जो कि रियोटपैटिक जो होंगे फ्लूइड्स होंगे। फिर उसके बाद टाइम थिननिंग जो कि थिक्सोट्रोपिक होंगे। फिर उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट वाले होंगे या तो शेयर थिकनिंग होगी या फिर शेयर थिननिंग, जिसमें डायलेटेंट आ जाएगा शेयर थिकनिंग, और स्यूडो प्लास्टिक हो जाएंगे शेयर थिननिंग। जो हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है ना, इसको हमने क्लासिफाई कैसे करना है, एपरेंट विस्कोसिटी जो है, अगर हम एपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला देखें तो ये है k टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, इसकी पावर में n माइनस वन। अब ये जो n है इसकी पावर को अगर हम ध्यान से देखिए, n इज इक्वल्स टू अगर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन, 0 हो गया। मतलब कि एपरेंट विस्कोसिटी वाली चीज एक सेकेंड के लिए हम यहाँ पे भूल जाएंगे, और डी यू अपॉन डी वाई के साथ टाओ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में होगा, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो थे उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, उसी तरीके से ये होगा। अब ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स जैसे ही होंगे ये वाले, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 वाला, और फिर उसके बाद n जो होगा लेस देन वन, मतलब इसका ग्राफ n इज इक्वल्स टू 1 पे न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा होगा सिर्फ, ठीक है। n लेस देन 1 जब होगा जो है, अगर यहाँ पे n जो इसकी पावर है लेस देन 1 हो जाए, अगर लेस देन 1 हो गया तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे n लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू जो होगी ना वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे अगर सपोज बाई चांस हम 0.5 भी ले लेते हैं, 0.5 माइनस वन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी माइनस 0.5, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसकी पावर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू k अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, इसकी पावर में जो भी वैल्यू आई हुई है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे हमने अभी जो देखा है 0.5 है, ठीक है। इस तरीके से हमें देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। अगर n ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसकी वजह से डायरेक्ट रिलेशन होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का एपरेंट विस्कोसिटी के साथ। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ग्राफ देखें, यहाँ पे n जो है इज इक्वल्स टू 1 है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स का ये ग्राफ है ना, ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। सिमिलर ग्राफ होगा आइडियल प्लास्टिक के लिए, जिसमें भी n इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। वो जो पावर में n था वो 1 था, तो यहाँ पे भी आइडियल प्लास्टिक्स के लिए यही वाला ग्राफ होगा, इसके जैसे ही एकदम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है,
ठीक है। अब n लेस देन 1 होगा, n ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं डायलेटेंट का इस तरीके से ग्राफ है, और n यहाँ पे भी अगर हम ग्रेटर देन 1 देखें तो ये जो है यहाँ पे भी इस तरीके से ही कुछ ग्राफ है डायलेटेंट। अब आप देखो यहाँ पे n अगर लेस देन 1 होगा तो इस तरीके से स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक का होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जैसे एक जैसा ही है, ये बिल्कुल इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है, ये दोनों इसी तरीके से है। ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है बस, बाकी बिल्कुल सेम ग्राफ से। अब इसमें और इन तीनों फ्लूइड्स में और इस वाले तीनों फ्लूइड्स में जो डिफरेंस है ये सिर्फ टी नॉट का डिफरेंस है। मतलब कि ये जो है इनके पास इनिशियल कुछ स्ट्रेंथ होगी, जैसे अगर हम बिंगम प्लास्टिक देखें या फिर आइडियल प्लास्टिक जो कि यहाँ पे है हमारे पास, इसको अगर हम देखें, हैज सम इनिशियल स्ट्रेंथ बियॉन्ड विच डिफॉर्मेशन स्टार्ट। इनिशियल स्ट्रेंथ होगी जो कि टी नॉट के बराबर है, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे ग्रेटर देन यील्ड वैल्यू है, मतलब जो स्टार्टिंग में शेयर स्ट्रेंथ है टी नॉट जो है वो पहले ही शुरुआत में शेयर स्ट्रेंथ होगी इसके पास, फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट रिलेशन आएगा शेयर स्ट्रेंथ के साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट का या फिर शेयर स्ट्रेन का, ठीक है। ऑल्सो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, ये ग्राफ भी सेम ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट सिर्फ इनिशियली इसमें पहले से कुछ शेयर स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स है टूथपेस्ट, ड्रिलिंग मड, सीवेज, स्लज, जेल, कोल्ड क्रीम वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने लिखा है डू नॉट पुट राहुल इनटू टैंक। वैसे तो पुट राहुल इनटू द टैंक होगा, मतलब आपको ड को इग्नोर करना है, डू नॉट पुट राहुल इनटू टैंक, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। डी से हो गया डायलेटेंट और एन से हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड्स, फिर उसके बाद यहाँ पे पी आ जाएगा स्यूडोप्लास्टिक, रियोपेटिक हो जाएगा आर राहुल से, ठीक है, आई आ जाएगा आइडियल प्लास्टिक के लिए आई हो जाएगा, फिर थिक्सोट्रोपिक के लिए टी आ गया, ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसके सिवाय भी हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आइडियल फ्लूइड्स जो है इस तरीके से, ये बिल्कुल मतलब इसकी शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 है यहाँ पे, तो इसीलिए ये जो है आइडियल फ्लूइड्स इस तरीके से होंगे। और आइडियल सॉलिड्स जो होंगे वो इस वाली एक्सिस के साथ, जो वाई एक्सिस है उसके साथ होंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। मतलब इसकी जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, शेयर स्ट्रेन इसमें नहीं आएगा, आइडियल सॉलिड्स जो है इसमें शेयर स्ट्रेन बिल्कुल नहीं आएगा। स्यूडो प्लास्टिक के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एन लेस देन 1 होगा तो एपरेंट विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन आएगा, ठीक है। एपरेंट विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस एंड शेयर डिफॉर्मेशन, या फिर शेयर डिफॉर्मेशन कह सकते हैं या शेयर स्ट्रेस, इनसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती है ह्यूमन ब्लड, पेंट, सिरप, लिपस्टिक, नेल पेंट, मिल्क, पेपर पल्प, पॉलीमरिक सॉल्यूशन जैसे कि रबर हो गया या सस्पेंशन पेंट्स, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हो सकती है। इसके बाद आ गए डायलेटेंट फ्लूइड्स, जिसमें हमें पता है कि n ग्रेटर देन 1 हो गया, जिसकी वजह से एपरेंट विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन, और इसकी एग्जांपल होगी शुगर सोल्यूशन, हनी, बटर, सिरप, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, सस्पेंडेड सैंड सॉल्यूशन, स्टार्च, क्विक सैंड, ठीक है, ये सारी हो सकती है इसकी एग्जांपल्स। फिर उसके बाद आता है थिक्सोट्रोपिक, जिसमें एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेस, ठीक है, इसका इनवर्स रिलेशन आ गया। और इसकी एग्जांपल है पेंटर्स इंक, पेंट्स और केचप, एनिमल्स, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। फिर आती है रियोपेटिक, जिसको रियोलॉजिकल फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एग्जांपल आ जाएगी बेंटोनाइट, स्लरी और जिप्सम इन वाटर, ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स होगी, ठीक है। उसके बाद आती है आइडियल सॉलिड्स, जिसमें हमें पता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो 0 हो जाता है, du अपॉन dy इक्वल्स टू 0 हो जाता है। आइडियल सॉलिड्स हमने देखे थे, ठीक है, ये है आइडियल सॉलिड्स, जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा वो ये वाली जो है ये 0 हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन जो होगा, ठीक है। आइडियल फ्लूइड्स जो है, आइडियल फ्लूइड्स हम देख चुके हैं ग्राफ में, आइडियल फ्लूइड्स का आप ग्राफ देख सकते हो, ये जो है ये एक्स एक्सिस पे जो है ये आइडियल फ्लूइड्स है, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं अगर ये यहाँ पे लाए करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसकी शेयर स्ट्रेंथ जो होगी वो 0 हो जाएगी,
ठीक है, तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ 0 होगी, ये इनकम्प्रेसिबल होंगी, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होगी, इरोटेशनल होंगी, और शेयर स्ट्रेस इसमें 0 होगी, नॉन विस्कस होंगी, फ्रिक्शन लेस होंगी, और सरफेस टेंशन भी इसमें 0 हो जाएगी, ठीक है, आइडियल फ्लूइड्स में। फिर उसके बाद आती है रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स में रियल फ्लूइड्स जो होंगे वो सिंपली वो वाले फ्लूइड्स होंगे जो कि पोजेस करेंगे विस्कोसिटी। जैसे आइडियल फ्लूइड्स में विस्कोसिटी नहीं थी, इसमें ये पोजेस करेंगे विस्कोसिटी, इसकी कुछ विस्कोसिटी होगी। और जो हमारे पास du अपॉन dy है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसके और कुछ नाम हो सकते हैं, जैसे कि रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ स्ट्रेन, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस तरीके से इनको हम अलग अलग नामों से भी बुला सकते हैं। अब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी, जो जनरली हम विस्कोसिटी वर्ड यूज करते हैं ना, उसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोल सकते हैं, उसी को डायनेमिक विस्कोसिटी बोलेंगे। और जैसे हमने न्यूटन्स लॉ देखा ना कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाया तो उस टाइम पे एक कॉफिशिएंट आया, उस कॉफिशिएंट को हमने बोला कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वही कॉफिशिएंट की हेल्प से हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया डायनेमिक विस्कोसिटी का। अब जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ना, डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये भी विस्कोसिटी ही है, बस इसको हमने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया डायनेमिक विस्कोसिटी को, तो हमने एक नई टर्म बना ली जिसका नाम हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब उसके बाद इसका जो डायनेमिक विस्कोसिटी जो है, इसमें आप देख सकते हो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है ml-1 t-1, ठीक है। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आपको याद रखना है तो लेंथ स्क्वायर पर यूनिट टाइम, इस तरीके से इसकी यूनिट होंगी, ठीक है। यूनिट वाइज इसका फॉर्मूला बनेगा लेंथ स्क्वायर पर यूनिट टाइम, मतलब कि लेंथ की 2 यूनिट्स होंगी और डिनोमिनेटर में टाइम की 1 यूनिट है, तो उससे आप फॉर्मूला जो है याद रख सकते हो एल स्क्वायर अपॉन t-1, ठीक है, एल स्क्वायर t-1, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद ये तो आपको पता ही है कि विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये सिंपली विस्कोसिटी का जो है डेफिनेशन होती है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी में एक टर्म आती है पॉइस। पॉइस क्या है? पॉइस इसकी यूनिट होगी डायनेमिक विस्कोसिटी की, 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल की यूनिट हमें पता है, पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड, है ना। यहाँ पे अगर हम लिख दें पास्कल सेकेंड, तो मतलब 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 पॉइस, है ना। जैसे ये क्या कहते हैं, अगर हम इसी को हम 0.1 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 पॉइस हो जाएगा। उसी तरीके से न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल सेकेंड लिख सकते हैं, तो 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 पॉइस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी अपनी एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक में हम इसका आंसर लिख सकते हैं जब भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं, तो 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, या आ जाएगा 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगी वो वाटर की जो होती है वो 50 टाइम्स होती है एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी के। डायनेमिक विस्कोसिटी की बात चल रही है, ठीक है। मतलब कि वाटर की जो डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाएगी म्यू टाइम्स, जो म्यू जो है किसके लिए? वाटर के लिए हो जाएगी हमारे पास 50 टाइम्स एयर की, मतलब एयर से ज्यादा होगी ये 50 टाइम्स। फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, वाटर की डेंसिटी 850 टाइम्स होती है एयर की डेंसिटी के। अब डेंसिटी ज्यादा होगी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम देख सकते हैं कि डेंसिटी डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमारी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है एयर की वो ज्यादा आती है वाटर से, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, इसीलिए जब हम डेंसिटी से डायनेमिक विस्कोसिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की ज्यादा आएगी, वाटर की कम आएगी, ठीक है। अब क्या ये आती है कैस्ट्रोफिक इंजन फेलियर, ठीक है, व्हीकल्स में होता है। ये कैसे होता है? ऑयल जो होता है ना, ऑयल जो यूज करा जाता है व्हीकल्स में,
थिन जो होगा जब उसको हीट करा जाएगा तो एकदम थिन, मतलब विस्कोसिटी की बात चल रही है कि विस्कोसिटी वाइज वो कम होगा, पतला होगा। और जब विस्कोसिटी जो है सर्दियां आ जाएंगी, टेम्परेचर जो है वो बहुत कूल हो जाएगा, उसके टाइम पे वो ऑयल जो होगा वो थिक हो जाएगा। ठीक होने की वजह से वो लिब्रिकेट नहीं करेगा इंजन को, जिसकी वजह से कैस्ट्रोफिक इंजन फेलियर हो सकता है। इसीलिए लाइटर विस्कोसिटी मोटर ऑयल्स जो होते हैं वो विंटर्स में यूज करे जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो लिक्विड्स हैं और जो गैसेस है उनका टेम्परेचर के साथ, ये दोनों हमारे पास फ्लूइड्स है ना, ये अलग अलग फ्लूइड्स है, इनका टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के चेंज होने के साथ, मतलब ज्यादा या कम होने से, टेम्परेचर और प्रेशर के ज्यादा या कम होने से इनकी विस्कोसिटी में क्या चेंज आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है। लिक्विड जो है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा जाता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो लिक्विड में डिक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम सिंपली विस्कोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर के साथ, मतलब कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब प्रेशर जो है लिक्विड के केस में, प्रेशर वेरी करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोनों पे ही, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो गैसेस है ना, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, मतलब एक दूसरे के साथ टकराएंगे इधर उधर ऐसे करके, मतलब ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो एकदम से इनके अंदर एक मोमेंटम सी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये रैंडमनेस मॉलिक्यूल की इंक्रीज कर जाएगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है दोनों ही बढ़ जाएंगी गैसेस के केस में, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ टेम्परेचर का। अब प्रेशर के इंक्रीज होने पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अब आपने देखा कि रैंडमनेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बट इतने पास नहीं आएंगे, इसलिए डायनेमिक विस्कोसिटी में ज्यादा मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी प्रेशर के इंक्रीज करने से। ठीक है। अब जो लिक्विड्स है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लिक्विड का विस्कोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, और ये जो है लिक्विड जो है इसमें कोहेसिव फोर्स और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर दोनों जो होंगी वो दोनों ही वर्क कर रही होंगी। और जो गैसेस है ना, गैसेस में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो होगी वो ज्यादा एक्टिव होगी, वो वर्क कर रही होगी। इसकी वजह से इस तरीके से हम चेंजेस देखते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ इस तरीके से चेंजेस देखते हैं। ठीक है। फिर जो विस्कोसिटी होती है वो इनवेरिएंट होती है विद द शियर स्ट्रेस। जैसे हमने देखा था टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, और फिर यहाँ पे आया था विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है। तो ये देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे कि ये जो विस्कोसिटी है इसका शियर स्ट्रेस के साथ जो है, इसको विस्कोसिटी को वेरी करने से शियर स्ट्रेस भी वेरी करेगा, ऐसे नहीं होगा। विस्कोसिटी जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। अगर ये डी यू अपॉन डी वाई इंक्रीज करेगा तो ऊपर वाली टर्म डिक्रीज कर जाएगी, ऊपर वाली टर्म इंक्रीज करेगी तो नीचे वाली डिक्रीज कर जाएगी, मतलब इस तरीके से ये आपस में ही मतलब इंक्रीज डिक्रीज करने से एक दूसरे के साथ जो है इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो एक दूसरे के साथ ही ये मतलब बैलेंस कर लेंगे, और जो विस्कोसिटी है ना उसके साथ ये इनका शेयर स्ट्रेस जो है वो वेरी नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद आती है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी के। ठीक है। अब यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस हम कैसे पता करते हैं? देखो यहाँ पे हमारे पास ये पिस्टन है। ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ फ्लूइड है। जब हम इस पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको कंप्रेस होगा, इसकी वजह से फ्लूइड जो होगा अंदर पूरा कंप्रेस होगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर इंक्रीज अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
अब देखो यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर में जो चेंज आया, इस पे हमने कुछ प्रेशर अप्लाई करा, ठीक है, इस फ्लूइड पे डीपी सपोज जो चेंज आया उसका प्रेशर में इतना चेंज आया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में dv अपॉन v। अब इसकी जो वॉल्यूम होगी ना, इसकी फ्लूइड की, जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस पिस्टन के अंदर जो फ्लूइड है ना, इसकी कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा। सपोज ये पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद ये यहाँ आ गया, ये पिस्टन जो है यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये है सपोज x और ये y है, उसके बाद डायमेंशन ये वाली कम हुई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इसकी डिक्रीज कर गई है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया। ठीक है, ये पिस्टन जो है, हम जब इससे मतलब कि इसी गैस को या किसी फ्लूइड को कंप्रेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया dv अपॉन v। मतलब इसको उल्टा a करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। और इसको हम चाहें तो वेलोसिटी, जो हमारे पास वॉल्यूम है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास तो वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो रही है बट मास, इसके अंदर जो मास है वही मास रहेगा। तो वॉल्यूम का और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है, उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं इसको, माइनस टाइम्स यहाँ पे ये डेंसिटी है और चेंज इन डेंसिटी, और यहाँ पे प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये इस तरीके से भी फॉर्मूला हो जाएगा। और प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब जो आइडियल फ्लूइड्स हैं, हमने अभी अभी इसके बारे में डिस्कस करा था कि जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं, वो हमारे पास जो फ्लूइड्स होंगे वो इनकम्प्रेसिबल होंगे। इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है, नॉन विस्कस है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स जो होंगे अगर ये, तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है, इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये जीरो आएगा, मतलब ये होगा ही नहीं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो आएगा, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी या फिर नॉट डिफाइंड आएगी बल्क मॉडुलस की। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होगी। सिंपली आपको इतना याद रखना है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होगी। इसको बीटा, बी और यहाँ पे सी जो है, ये इससे इसकी सिंबल्स होती है। ठीक है, और बल्क मॉडुलस जो है वो के से होता है। ठीक है, आती है सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। ठीक है, सरफेस टेंशन सबसे पहले तो इज ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स जो होंगे, एक हमारे पास अगर लिक्विड है या कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो उसके जो दो पार्टिकल्स होंगे, खुद के पार्टिकल्स, मतलब एक जो है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकती है, या फिर दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी। अब जो फ्लूइड है, अगर एक हमारे पास वाटर है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो H2O ही होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, और या फिर अगर हमारे पास जो कंटेनर है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग होंगे, है ना। तो जो इसके खुद के फ्लूइड्स के खुद के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच में अट्रैक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे कोहेजन। ठीक है, फ्लूइड के खुद के मॉलिक्यूल्स और उसके बीच में अट्रैक्शन होगी, उसको बोलेंगे कोहेजन। और वो जो कोहेजन होगी उसकी वजह से होती है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है, मॉलिक्यूल ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से। देखो हमारे पास सपोज ये एक कंटेनर है, इस तरीके से इतना तक ये फिल्ड है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास, इसके जो ये जो फ्लूइड है इसके कुछ मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ इनकी अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये इधर से जो मॉलिक्यूल है ये इसको खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, इस तरीके से ये खींच रहा है। अब इसके ऊपर कुछ और नहीं है, जैसे हमारे पास ये नीचे वाला अगर फ्लूइड है, यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है, हम इस मॉलिक्यूल को देखें, इसको चारों साइड से, नीचे वाले मॉलिक्यूल को चारों साइड से एक अट्रैक्शन हो रही होगी और ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। बट जो सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर में मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल्स इनको खींच रहे होंगे अपनी तरफ से, मतलब अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक तरह से ये खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड फोर्स जो होंगी वो एक एक्सपीरियंस करते हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होंगे। सारे के सारे जो इसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप लेयर में जो होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसे हम बोलेंगे सरफेस टेंशन।
मतलब ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर सबसे ऊपर इसमें सरफेस टेंशन आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो अपना शेप जो होगा वो मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास हम देखते हैं इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो ड्रॉप है ना उसका साइज कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि इसमें जो है सरफेस एरिया जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, तो इस ड्रॉप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये इस तरीके से मतलब अपनी तरफ खींचने की वजह से इस तरीके का एक शेप बनता है, और ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब ये जो सरफेस टेंशन है ना इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसको हम वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया टू डू वर्क हम बोल सकते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, अब ये आपको फॉर्मूलास आ गया है, इसको ये याद रखनी है आपको। लिक्विड ड्रॉपलेट पे सरफेस टेंशन आएगी प्रेशर टाइम्स डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और जो हमारे पास सरफेस टेंशन वाटर की होती है इसके साथ ये दूसरा फॉर्मूला है, और लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए और लिक्विड जेट के लिए और हॉलो बबल के लिए सरफेस टेंशंस क्या क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है। लिक्विड जेट जो है इसके लिए है प्रेशर टाइम्स डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, हॉलो बबल के लिए प्रेशर टाइम्स डायमीटर डिवाइडेड बाय 8। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, ये याद हो जाने चाहिए। और फिर उसके बाद हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन जो वाटर की होती है। सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है और यही इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही, कुछ इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखने की इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर होगी, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला उसी की वजह से हो जाएगा L0 T की पावर में -2। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी होती है राइज ऑफ फ्लूइड, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटेड टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आपको ट्यूब दिख रही है, ये ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है। ठीक है, तो ये ट्यूब है। ठीक है, अब इसके साथ एक जो फ्लूइड है उसका जो हमारे पास राइज या फॉल आता है। अब हम देखें, अगर इस ट्यूब इस तरीके से ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, अगर ये लिक्विड जो है इसका लिक्विड का इस वाले सरफेस, एक सरफेस को अगर हम देखें इस सरफेस के साथ ये ऊपर की तरफ है ना, मतलब ये जो है इसमें ज्यादा अट्रैक्शन है, मतलब इन लिक्विड के लिक्विड का इस जो ट्यूब है इसके साथ अट्रैक्शन है, इसलिए ये इस तरीके से चिपके हुए हैं। ठीक है, इसीलिए ये इस तरीके से चिपके हुए हो, और अगर लिक्विड का आपस में अट्रैक्शन होगा ना तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये देखो यहाँ पे वॉल के कंपैरिजन में फॉल होगा। अगर लिक्विड जो है वो आप अपने आप से एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, मतलब उसमें कोहेजन ज्यादा होगी एडहेशन के कंपैरिजन में, इस वाले लिक्विड में एडहेशन ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये वॉल से ज्यादा चिपकने की जगह अपने आप से आपस में मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल के साथ चिपके हुए हैं और लास्ट तक बिल्कुल ऊपर तक आपको दिख रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है इसके लिक्विड के, मतलब कि वॉल के साथ इसको अट्रैक्शन है, इसमें इसका मतलब एडहेशन है। ठीक है, इस लिक्विड की एडहेशन ज्यादा है और यहाँ पे कोहेजन ज्यादा है। जब कोहेजन ज्यादा होगी तो इस तरीके से हमारा कुछ शेप होगा, मतलब कि इसमें फॉल होगा, कोहेजन ज्यादा होने से फॉल होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे और वॉल के साथ अट्रैक्ट नहीं करेंगे उतना, तो इसीलिए फॉल होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें वॉल के कंपैरिजन में देखा जाएगा लिक्विड के सरफेस में कितना फॉल है। ठीक है, वो होता है, ये होगा फॉल, और यहाँ पे राइज कितना है लिक्विड के सरफेस जो है इसके कंपैरिजन में, इसके साथ वॉल के कंपैरिजन में कितना जो है राइज है। यहाँ पे ये वॉल के साथ राइज कर जा रहा है लिक्विड। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइज, इस वाले टाइम पे ये राइज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे एडहेशन ज्यादा है और कोहेजन कम है। ठीक है, एडिशन ज्यादा होगा तो राइस होगी। ठीक है, अब एक और बात मैं बता दूं कि इस तरीके से हमारे पास ये लिक्विड है ना, अगर इसका शेप मैं थोड़ा इस तरीके से बनाऊं, सपोज मैं शेप इसका थोड़ा इस तरीके से बनाती हूँ, ये देखो इस तरीके से मैंने बना दिया कि ये जो है इसमें राइज हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा ना, यहाँ पे जो एंगल बनाया जा रहा होगा
इस लिक्विड ने जो यहाँ पे जो एंगल होगा ना इसका इसके साथ वर्टिकल के साथ जो एंगल आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब यही एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा, और अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो वेटिंग फ्लूइड होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि ये इस तरीके से हमारे पास ये वाला लिक्विड इस तरीके से है ना जिसमें कोहेजन ज्यादा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वो क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल की तरह ये दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब जब 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो लिक्विड वेटिंग नहीं है, नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा। जैसे कि मरकरी होता है जिसके आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होती है, उसमें कोहेजन ज्यादा होती है और एडहेशन कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स शेप बनाएगा और ये नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा। और जो दूसरा फ्लूइड होगा जिसका 90 डिग्री से कम जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा वेटिंग फ्लूइड। जैसे कि वाटर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मतलब कि बाउंड्री जो होगी, बाउंड्री को वेट कर रहा है एक तरह से, उस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाटर इसकी एग्जांपल होगी। और ये जो है कैपिलैरिटी, कोहेजन और एडहेशन दोनों की वजह से होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो सरफेस टेंशन थी वो सिर्फ कोहेजन की वजह से हो रही थी। ठीक है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर का यूज करा जाता है टू मेजर वेपर प्रेशर, वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर। ठीक है, वाटर वेपर जो होगा, एयर के अंदर कितने वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करा जाता है। इसके बाद है वेपर प्रेशर और कैविटेशन। सबसे पहले आती है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन समझेंगे, फिर उसके बाद हम वेपर प्रेशर समझेंगे। वेपराइजेशन क्या है? चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट। लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में जो चेंज होता है उसका सिंपली नाम रख दिया गया है वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये जो चेंज होगा, जिस प्रेशर पे चेंज होगा उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ठीक है, लिक्विड्स जब ही जैसे ही कन्वर्ट होंगे वेपर्स में, जिस प्रेशर पे होंगे उसे वेपर प्रेशर बोला जाएगा। और वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा विद टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैविटेशन। कैविटेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड इन अ रीजन वेयर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स। प्रेशर फॉल कर जाता है below its vapor pressure, and the sudden collapsing of the vapor bubbles in a region of higher pressure. When the vapor bubbles collapse, a very high pressure is created. अब इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास एक अगर एक रीजन है, सपोज जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक लो प्रेशर रीजन आएगा, एक इतना लो प्रेशर रीजन आएगा कि वो वेपर प्रेशर से भी लो प्रेशर हो जाएगा। उस रीजन में बबल्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। ठीक है, वेपर बबल्स फॉर्म होंगे। जब वो वेपर बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, उसके बाद वो लिक्विड फ्लो करेगा और एक ऐसा रीजन में पहुंच जाएगा जहां पे वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा होगा वहां पे। जब प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर रीजन में वो पहुंच जाएगा लिक्विड, वहां पे वो बबल्स कोलैप्स करेंगे, मतलब फटेंगे। और एक प्रेशर जो होगा इसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा साउंड वाइब्रेशंस वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ये कोलैप्स करेंगे और इसी कोलैप्स करने ही वाली चीज को हम कैविटेशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ट्यूब है, देखो जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाइप टाइप है। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन था, अब ये लिक्विड जो है यहाँ पे फ्लो कर रहा था लो प्रेशर रीजन से। ये हमारे पास जो सेकंड उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे इस ट्यूब में दिखाया गया कि ये जो लिक्विड है ये आके यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन था, तो इसीलिए यहाँ पे ये बबल्स यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद ये कोलैप्स करते हैं, मतलब फटते हैं, और फटने से कुछ साउंड आएगी, कुछ वाइब्रेशंस आ जाएंगी। ठीक है, और क्रैकिंग साउंड इससे आएगी। ठीक है, अब इसी फिनोमिना को बोला जाता है कैविटेशन। और ये कब होगी? अकर्स व्हेन प्रेशर हेड इज लो।
अब प्रेशर हेड जब लो होगा तब ये कैविटेशन होने के चांसेस होंगे। और इसको प्रिवेंट करने का सिंपली क्या तरीका है कि हमने वेलोसिटी हेड कम कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड जो होता है, जिसको हम कंबाइंडली बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड, ठीक है। प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड ये दोनों कांस्टेंट होंगे और इसी को हम बोल देंगे स्टैग्नेशन हेड, ठीक है। अब ये जो है, अब ये तो कांस्टेंट है ना, अगर हमारे पास प्रेशर हेड है वो लो होने से ये हो रहा है, कैविटेशन हो रही है, तो अगर हम वेलोसिटी हेड जो है उसी को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रेशर हेड इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों को कांस्टेंट रहना है। इसीलिए उसको हम अगर रिड्यूस कर दें वेलोसिटी हेड को, तो इसको प्रिवेंट करा जा सकता है कैविटेशन को। और अगर हमें कैविटेशन करवानी है तो हम क्या कर सकते हैं, एलिवेशन इज केप्ट हाई सो दैट द लोकल प्रेशर is reduced below vapor pressure।